सभी स्टूडेंट्स का बंसल मेस क्लास में स्वागत है। हम लोग जब लास्ट लेक्चर में आपसे बात कर रहे थे तो हमने पार्शियल के समापन की तरफ ले गए थे आप सभी को, और आप सबसे बोला गया था कि भैया पार्शियल में होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस कैसे अप्लाई करते हैं, राइट। तो इसमें हमने आपको नॉन होमोजीनियस के लिए जब इन्फॉर्म किया तो कल के लेक्चर में हमने आप लोगों को प्रॉब्लम करा दी। तो दो चार प्रॉब्लम और करना बाकी रह गया है हमारे पास इन द नॉन होमोजीनियस CF एंड PI वाला नेचर। तो प्रॉब्लम लिखते हैं दो चार और लिखेंगे सभी बच्चे। सॉल्व द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो दो तीन दिनों से लगातार आपके पास यही चलनी है प्रॉब्लम, लगातार 2 दिन हो गए हैं चलाते चलाते। हो सकता है आज इसको ब्रेक कर देंगे हम लोग सभी। तो क्या लिखा, सॉल्व पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है डी स्क्वायर माइनस का डी डी डैश प्लस का डी डैश माइनस का 1 खुला रहने दो इक्वल ऑफ द कॉस ऑफ x प्लस 2y प्लस e टू द पावर ऑफ y। सॉल्यूशन की बात की गई जगह से आपने बोला गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज डी स्क्वायर माइनस का डी डी डैश प्लस का डी डैश माइनस का 1 होल ऑफ जेड बराबर कॉस ऑफ एक्स प्लस का 2y प्लस ई टू द पावर ऑफ y। कैसा है, नॉन होमोजीनियस। तो दिमाग चलने लगा कि सबसे पहले फैक्टर करना है इसका और डायरेक्ट इसका CF आ जाता है नॉन होमोजीनियस में। फैक्टर के लिए हमें ये दिख रहा है, इसके साथ ये ले लो और इसके साथ ये ले लो, राइट। तो ले लीजिए इसके साथ। तो ये बन गया डी स्क्वायर माइनस का 1, यहाँ से माइनस का डी डैश कॉमन ले लिया तो डी माइनस का 1 होल ऑफ जेड बराबर कॉस ऑफ x प्लस का 2y प्लस ई टू द पावर ऑफ y। d माइनस 1 कॉमन ले लिया, क्या बचा d प्लस 1 और माइनस का इक्वल टू कॉस ऑफ x प्लस का 2y। आपने कहा इसके CF के लिए इंफॉर्मेशन थी आपके पास, लीनियर फैक्टराइजेशन के द्वारा सॉल्व करना या कैन नॉट बी रिजॉल्व बाय द लीनियर फैक्टर। इसमें किसी में भी पावर नहीं है तो किसके द्वारा सॉल्व हो जाएगा, d माइनस का m1 d डैश माइनस k1 के द्वारा। तो उसका CF डायरेक्ट आ गया, यहाँ बन जाता है हमारे पास में e टू द पावर ऑफ k1x। k1 की वैल्यू कितनी है 1, e की पावर 1 इंटू एक्स। फाई 1 ऑफ y, m1 है ही नहीं यहाँ पर, d डैश का जो कोफिशिएंट होता था वो m1 माना जाता था, है ही नहीं तो इतना रुक गया। इसकी बारी आ गई प्लस, फिर चेक किया गया e की पावर माइनस का x, फाई 2 ऑफ y प्लस का x। तो इसका जो CF होता है वो हमारे पास डायरेक्ट ही आ जाता है। क्या आप लोग भी डायरेक्ट निकालते हैं? डायरेक्ट वही निकालेगा जो मेरी थ्योरी को एक बार पढ़ लेगा। अगर आप थ्योरी नहीं पढ़े हैं, जैसे मैंने लाइन लिखी है वैसे लाइन लिख ही नहीं पाएंगे आप। डायरेक्ट ही फंडा है इसका लिखने का, कोई दूसरा फंडा है ही नहीं। अब हम बात करते हैं इसमें PI की।
पी आई कितना हुआ 1 डी माइनस का 1 डी माइनस का डी डैश प्लस का 1 कॉस ऑफ एक्स प्लस का 2y प्लस ऊपर वाले में दो फंक्शन काम कर रहे हैं, बीच में लगा हुआ है प्लस, तो क्या करें हम उसे पहले ऊपर वाला ही लिख दें। फैक्टर क्यों लिखें, डी स्क्वायर, फैक्टर की जब जरूरत पड़ेगी तब कर लेंगे। अब हमारे पास पीआई में बहुत सारे रूल हैं। साइन कॉस वाला रूल याद करिए। साइन कॉस वाले रूल में क्या बताया था नॉन होमोजीनियस में, डी स्क्वायर की जगह माइनस का ए स्क्वायर। ये सारी चीजें ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट हैं। डी डैश स्क्वायर में माइनस का बी स्क्वायर, डी डी डैश में माइनस का ए बी। अब e की पावर ए एक्स प्लस बी वाई में क्या बताया था, डी की जगह पर ए, डी डैश की जगह पर बी, लेकिन डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। वो तो डिनोमिनेटर किसी में भी जीरो नहीं होना चाहिए। तो जब इसके एप्लीकेशन को हम लोग ले रहे हैं, आज झुक नहीं सकते ज़्यादा, कोई नस हो गई है, बहुत दर्द कर रही है, तो दोनों को आप अलग अलग कर दो। 1/d स्क्वायर माइनस का डी डी डैश प्लस का डी डैश माइनस का 1 कॉस ऑफ एक्स प्लस का 2y प्लस 1/d स्क्वायर माइनस का डी डी डैश प्लस का डी डैश माइनस का 1 e⁻y। ध्यान से देखते रहिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। उसमें एक प्रॉब्लम नहीं, दो प्रॉब्लम है। कॉस वाला भी पी आई समझ रहे हो और e⁻ax प्लस by वाला भी पी आई समझ रहे हो। डी स्क्वायर की जगह क्या पुटअप करते हो आप, माइनस का ए स्क्वायर। तो ध्यान से देखते रहें सब लोग। ए का मतलब है 1, तो माइनस का 1 स्क्वायर, माइनस अलग, माइनस टाइम ऑफ डी डी डैश की जगह पर माइनस का ए बी, माइनस का ए बी, बी का मतलब 2, डी डैश से कोई मतलब नहीं है, 1 से कोई मतलब नहीं है। कॉस ऑफ एक्स प्लस, जब कभी भी e⁻ax प्लस by है तो रख के देख लो कहीं जीरो तो नहीं हो रहा है। x का कोफिशिएंट 0 तो d का मतलब 0, d का मतलब 0, y का कोफिशिएंट 1 तो d डैश का मतलब 1, 1 माइनस 1 क्या, तो ये क्या बन रहा है, f ऑफ a, b क्या हो रहा है, 0। जब कभी भी e⁻ax प्लस by में x का कोफिशिएंट y का कोफिशिएंट रखने पर 0 हो जाता है, तो हम लोग उसे डबल फंक्शन मान के चलते हैं, तो वहाँ ×1 और लिख लेते हैं। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, e⁻ax प्लस by × b वाला, डबल फंक्शन वाला। उसमें क्या करते थे, पूरा रिवाइज हो गया, e⁻ax प्लस by को बाहर निकाल लेते थे और d की जगह क्या आता था नीचे, d प्लस का a, और d डैश की जगह पर क्या आता था, डी डैश प्लस का भी। बिल्कुल याद नहीं है, पता नहीं बेटा क्या करते हो घर में बैठकर, समझ से परे। धीमे धीमे सेमेस्टर आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन आपके अंदर अभी भी पढ़ाई का कोई कद्र ही नहीं। और जहाँ तक मेरा मानना है, अगर आपके अंदर पढ़ाई की कद्र नहीं है तो आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम क्वालिफाई कर नहीं पाओगे। आप कितनी भी ताकत लगा लो, हम तो मिठाई का वेट करते हैं। और तुम्हारे पास तो दिव्यांश तुम्हारी सिस्टर का एग्जाम्पल है, उसने एमएससी की और साथ में जिस चीज़ की भी वो तैयारी कर रही थी, तो बेटा खूब नाम रोशन करो। तो पता है, कभी उसने ये नहीं सोचा कि मैं एमएससी कर रही हूँ तो मैं एमएससी में चाहे प्रतीक्षा रही हो उसकी सहेली फ्रेंड या वो रही हो, कभी उन बच्चों ने यही नहीं सोचा कि हम एमएससी कर रहे हैं और एमएससी के बाद में हमें कोई एग्जाम एमएससी के सिलेबस का नहीं देना है। जब हमको ये बात पता हो कि हम एमएससी कर रहे हैं या बीएससी कर रहे हैं, और ये बीएससी या एमएससी वाला जो पढ़ रहे हैं, इसका एग्जाम हमें, इस सिलेबस का एग्जाम आगे कोई नहीं देना है। सब लोग सुनना ध्यान से इस बात को। तो 99% बच्चा क्या करता है, बताओ क्या करता है सैफुल्लाह, उससे टाइम पास के अकॉर्डिंग पढ़ता है, क्योंकि उसको पता है आगे इससे हमें कोई एग्जाम देना ही नहीं है, हमें जाना ही नहीं है।
लेकिन जो अभी 2 बच्चों की बात कर रहा हूं, मैं खुद चाहता हूं मेरी बिटिया उन जैसी बने। बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं, और भी बच्चे हैं, लेकिन वो एग्जाम्पल इसमें से दे रहा हूं, आपकी भी आंखें खुलें। लेकिन आप एमएससी कॉपी मेरे पास रखी हुई हैं, बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी कॉपियां मैं ले लेता हूं। उनके अंदर एक बड़ी क्वालिटी थी, इन्होंने एमएससी को उतना पूरा प्रॉपर, घर पे बुक कंपटीशन क्लास की भी तैयारी 1-2 घंटे अलग से करते थे, लेकिन कभी भी क्लास में ये हमको नहीं कहना पड़ा कि यू आर लेजी, कि आप एमएससी में लेजी हो। 8 to 9 CGPI बना के बैठे, 90% तक एमएससी में। दूसरा, राइटिंग देखो। तीसरा, होमवर्क देखो। चौथा, जवाब देखो क्लास में। अगर हमने पूछ लिया एडवांस टोपोलॉजी क्या होती है, उसका पूरा जवाब मिलता था, जबकि उन्हें पता था कि इस सिलेबस के द्वारा हमें आगे एग्जाम नहीं देना है। पता है क्यों सक्सेस हो गई वो? इसी जगह से तो पता लगता है। आप लोग अभी समझ नहीं पाते मेरी बात को, लेकिन जब आपका सिलेक्शन नहीं होता है, तब आप मेरी बात को रियलाइज जरूर करते हैं। इंसान की एक टेंडेंसी होती है। क्या टेंडेंसी है? हमारा जो नेचर है वो कुछ दिन के लिए दिखावा हो सकता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। अगर हमारी पढ़ने की आदत है तो हम बीएससी के सिलेबस को भी उतना ही पढ़ रहे होंगे, एमएससी के सिलेबस को भी उतना ही पढ़ रहे होंगे, और कंपटीशन क्लास को भी पढ़ रहे होंगे। क्यों? हमारी आदत है कि जहां खड़े हैं वहां पर क्या दिखा रहे हैं हम? ईमानदारी दिखा रहे हैं। और जो ये आदत होती है, ये क्या करती है? उसे गारंटी दे देती है कि भैया मिठाई तो मिलेगी सिलेक्शन के बाद, ये कंफर्म हो जाता है। बस यही अंतर है आप में और सिलेक्शन लेने वाले बच्चों में। इसी वजह से आप लोगों का सिलेक्शन नहीं होता है, क्यों? आपके अंदर 1% भी इस फील्ड के लिए ईमानदारी जैसे आप लोगों का है। ऐसे आके बैठ जाते हैं बुद्धुओं की तरह, मैं कुछ भी पूछता हूं जवाब ही नहीं दे पाते। क्यों? घर जाके पढ़ाई नहीं, काफी बच्चों ने अभी तक बुक ही नहीं खरीदी। एग्जाम सिर पे आ जाते हैं 3 महीने बाद, फिर कहते हैं अरे साहब कैसे करें, ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है, नंबर फ्री में मिल जाते हैं, तो 6, 7, 8 CGPI बच्चा खींच लेता है। लेकिन आपको अभी पता नहीं है, जो आप सोच रहे हो कि हम उसकी तैयारी कर रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, निकले तो सही। हम भी तो वेट कर रहे हैं, कम से कम आगे वाली क्लासों में जाकर एग्जाम्पल देने लायक तो रहेंगे हम भी, कि देखो ये बच्चा था, बिल्कुल ध्यान नहीं दिया इसने, तब भी देखो यहां क्वालिफाई हुआ। ऐसा एग्जाम्पल तो हमको मिले। हमारे पास तो हम जितने भी एग्जाम्पल अगर निगाह करते हैं, ऋषभ की, समर्थ की, सक्षम की, अभय की, सारी चीजें अगर हम एनालिसिस करते हैं तो हमने वहां एक ही एनालिसिस में देखा कि वो जिस फील्ड में पढ़ रहा था वहां भी ईमानदारी थी, जिस कंपटीशन क्लास के पढ़ रहा था वहां भी ईमानदारी थी, और इसी वजह से वो सक्सेस था। और एक एग्जाम नहीं, 3 एग्जाम तोड़ रहे लगातार कि अब इसमें ले। उनके पास चॉइस है कि 3 एग्जाम निकल के बताओ कौन सा लोगे, कि इसको लूं या उसको लूं या उसको लूं। और आजकल के बच्चे कहते हैं यार 10 एग्जाम दे रहे हैं, एक तो निकले, वो भी आजकल के ही हैं जो निकले हैं। लेकिन ये फैक्ट है, अगर आपके पास ईमानदारी नहीं है, आज मानो या कल मानो, मैं तो साफ सुथरा बोलता हूं, मेरे से बटरिंग करना आता नहीं है। ऑनलाइन में भी इस बात को सुन लो, अगर ईमानदारी नहीं है तो मैं गारंटी देता हूं आप कंपटीशन क्लास भी क्वालिफाई कर नहीं पाएंगे। पूरी ताकत लगा लेना, और जब हो जाए तो हमको दिखाने जरूर आना कि सर देखो हो गया है। कम से कम एग्जाम्पल दे पाएंगे, जब नहीं होगा तो हम आराम से घर आते भी खूब हैं कि देखो उसका भाई था, उसकी सिस्टर थी, वो नहीं निकाल पाया। दूसरा एग्जाम्पल, मेरे यहाँ एक बच्ची पढ़ती थी एमसीए की तैयारी में, बॉर्डमों से भी ज्यादा बॉर्डम रीजन वो पढ़ के आई थी। काफी अच्छा संस्थान माना जाता है। अरे यार बताओ, कुछ संस्थान ऐसे होते हैं जहां एनआरआई वालों को ज्यादातर एंट्री होती है, और वैसे बिना पैसे के होता नहीं है। बनस्थली
बनस्थली का बड़ा नाम है, लेकिन भाई साहब अगर मैं वकील होता मैं केस कर देता बनस्थली पे। क्यों? उसका रीजन है, 3 से 4 एग्जाम्पल ऐसे मिल गए हैं कि बनस्थली का निकला हुआ बच्चा बॉडमों से भी ज्यादा बॉडम है और उसके पास परसेंटेज 80% बन के बैठी है। ऐसा कैसे? इसका जवाब सुनो। बनस्थली में एडमिशन हुआ है पैसे के बल पर, राइट। वहां जो बच्चा है, बाहर र्यूमर क्या है कि यहां का बच्चा टॉपर होता है, वहां वो बच्चे को फेल ही नहीं होने देते, उस बच्चे को आता हो ना आता हो नंबर खूब देते हैं। उस बच्ची का तो एग्जाम्पल है मेरे सामने, भाई साहब उससे इंटर का 1+1 भी ढंग से ना आए और उसके 80%। दूसरी मेरी रिश्तेदारी में है, कानपुर में ही एमटेक तक किया है। उसको देख के लगता है इसने एमटेक कर कैसे लिया होगा, बनस्थली से पढ़ी हुई है। उसके पापा ने भी पैसा देकर उसे बनस्थली में कराया था। यह हाल है। लेकिन उस लड़की के अंदर क्या आदत थी, उसको आता हो या ना आता हो, उसे क्लास में आना, 2 घंटे 3 घंटे बैठना, जितना हम समझा रहे हैं उसे समझना, हम इंसल्ट कर रहे हैं हंसी खुशी उसे सुनना, बॉडम कह रहे हैं हंसी खुशी सुनना उसे। पूरी साल उसने उस पर दिया। हमें पता था रिजल्ट 0/0 होगा, वही हुआ। लेकिन उसने क्या सीखा यहां आकर? एक रेगुलरिटी। उसके पापा ने उसे गुजरात में एडमिशन करा दिया। आज की डेट में वहां भी उसकी आदत वही रही होगी रेगुलरिटी की। धीमे 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 वो अपने आप को आगे ले गई। उसी घर का दूसरा एग्जाम्पल, उसकी छोटी सिस्टर भी मेरे यहां पढ़ी। वो दिमाग की बहुत तेज, पहली बार आई क्लास में बैठी, मैंने तारीफ की, बेटा बहुत अच्छा पढ़ती हो, आप बहुत आगे तक जाओगी। हम बड़े खुश हुए। मैं चलो एक बच्चा ऐसा, दूसरा, उनके 2 ही बेटियां हैं। 2 महीने बहुत मन से पढ़ी। उसके बाद हॉस्टल में मेरे यहां रही, 2-4 दिन मेरे यहां बाउंडिंग होती है, पैसे वाले लोग थे ही, वो सर यहां नहीं रह पाएंगे। दूसरे हॉस्टल में ले ली जहां थोड़ी बाउंडिंग कम थी। उससे धीमे धीमे घूमने फिरने का लग गया शौक। कभी गंगा बैराज, कभी जेड स्क्वायर, जिसकी मैं तारीफ करता था कि बहुत अच्छी बच्ची है, सिलेक्शन तोड़ेगी, बहुत बढ़िया वाला, उसने अपने आप को इतना बुरा डिस्ट्रॉय किया। शादी हो रही है तो 15 दिन छुट्टी। घर वालों में एक कमी थी, वो कभी मारते पीटते नहीं थे, मतलब गाल पे चांटा। मारने पीटे का मतलब ये नहीं कि रस्सी से बांध के मारे हैं, मारने पीटे का मतलब है कि गाल पे नहीं मारते थे, बस समझाते थे। खूब समझाया उसके पिता ने, उसकी माँ ने, हमने, हमारी मैडम ने खूब समझाया। 2-4-10 दिन उसके दिमाग में बातें रहती थी, फिर घूमना फिरना। आखिर में क्या हुआ, 3 साल के लिए मेरे पास आई थी। 2 साल के अंदर बैकअप पवेलियन, बीएससी में सारी बैक। जिस कंपटीशन तैयारी कर रही थी वो तो बहुत दूर की बात हो गई, और शायद अब उसकी बीएससी पूरी हो भी पाएगी या नहीं हो पाएगी, क्योंकि लगातार बैक लगी हुई, हो सकता है बीएससी भी उसकी ड्रॉप हो जाए। एक फैमिली के 2 एग्जाम्पल अपने यहाँ के लिए दिए हैं। एक बॉडम जो आज गुजरात से एमसीए कर रही है, एक बहुत स्मार्ट जो आज बीएससी भी पूरी नहीं कर पा रही है, क्योंकि उसे इंटरटेनमेंट ज्यादा पसंद था। पड़ोसी के यहाँ शादी है, तब भी घर पहुंच गए, घर वाले कह रहे आना नहीं, कोई जरूरत नहीं आने की। घर पहुंच के यहां से बताएगी हम घर आ रहे हैं, तो आने नहीं देंगे। घर पहुंच के कॉल करती थी, मम्मा मैं पहुंच रही हूं, क्या बनाई हो, कहां हो, दरवाजे के बाहर। ये अंतर है, बुरा लगता है बेटा। एक्चुअली मेरी आदत वही पुरानी वाली है, तो बहुत बुरा लगता है। आप लोग बॉडमों की तरह के बैठ जाते हो, जवाब नहीं देते हो। मैं बस कर रहा हूं प्रॉब्लम को, सिलेबस कर रहा हूं, क्या फायदा यार। 24 घंटे में से आप कितना पढ़ते हो? अगर आप 1 घंटा भी ईमानदारी से इस टॉपिक को दे दो, मैक्सिमम 1 घंटा,
मैं गारंटी देता हूं क्लास में जवाब मिलेगा, वो भी नहीं देते हो। अभी आपको अपने ऊपर क्या लग रहा है, अभी पापा का जमाना है, परेशान न होइए, बहुत जल्दी जमाना पापा वाला चला जाएगा। और खासकर लड़कियों के लिए तो मैंने बहुत हमेशा एग्जांपल देता हूं, गुस्सा आती जब मेरे दर्द हो रहा है और मैं आपको पढ़ाने आता हूं। आज तो नस और ज्यादा प्रॉब्लम कर रही थी, कल दवाई नहीं लाया, मैं आराम मिल गया, आज उसने मेरी हालत खराब कर दी। और यहां देखता हूं आप एक जवाब नहीं दे पाते हो। परेशान ना होइए, ये जमाना बहुत पुराना जमाना नहीं है, अब नया जमाना है। और खासकर लड़के तो चाहे जिंदगी अपनी कैसे भी गुजर बसर कर लेते हैं, ठिलिया लगा लें, चोरी चपाटी कर लें, कुछ भी कर लें, अपनी रोजी रोटी चला लेते हैं। लड़के माँ बाप के ऊपर बोझ होते हैं एक तरह से। लेकिन अगर लड़कियां पढ़ी लिखी नहीं हैं, बार बार हमेशा आपको चेताता हूं, तो उनकी जिंदगी जानवरों से भी ज्यादा गई गुजरी हो जाती है। यह बिल्कुल फैक्ट है। या अपना आत्मसम्मान बेचकर एक लॉकर लेकर उसमें लॉक लगा के रख दो कि हमारा आत्मसम्मान नहीं है, तो उनकी जिंदगी सही चलेगी। और जिसने भी कोशिश की हमारा आत्मसम्मान है, तो बड़ा टेढ़ा मामला हो जाता अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो तो। और घर वाले भी ऐसे मिल जाएं शादी के बाद, कहीं जियो मरो वहीं, हमें कोई मतलब नहीं, फिर तो और जिंदगी उनकी नरक हो जाती है। ये अमेरिका नहीं, इंडिया है। देख तो लो, थोड़ा झांक कर, अपने घर में ही देख लिया करो कभी अभी झांक कर, तो आपको महसूस हो जाएगा। क्योंकि आप लोग बिटिया लोग हो, पिता बहुत प्यार करता है बिटिया से 90%। चलो कोई बात नहीं है, मेरा काम समझाना है। शायद आंखें खुल जाएं आप लोगों की, नहीं खुलेंगी इतना तो कन्फर्म है। हाँ, मेरे को भूल नहीं पाओगे। जिस दिन आपकी आंखों में आंसू होंगे ना, उस दिन कहीं कुछ भी हो, बंसल की बात में दम थी, इतना तो मैं गारंटी देता हूं। और ज्यादा वो हो, मैं आपको और नजरिया दिखाऊं, घरों में ले जाके देखो, ये जिंदगी होती है लड़कियों की। आता हूं वापस। तो मैंने आपको बताया इसमें दो मेथड आपको अप्लाई कर रहा था इस जगह पर। क्या मेथड था? ये वाला और ये वाला। ये 0 हो जाएगा तो हमें तो दूसरा फंक्शन साथ में बनाना पड़ेगा इनटू 1 करके। ये 0 नहीं हो रहा है तो एप्लीकेशन कर लिया। तो इसमें हम e की पावर ax प्लस बी वाई को बाहर निकालते हैं फॉर्मूले के बेस पर, तो d हो जाता है d प्लस ए और d डैश हो जाता है d डैश प्लस बी। तो इसे लेके चलो अपने आप में। तो 1/, इसको बाहर निकालेंगे हम लोग सभी। इसमें पूरा टॉपिक कवर हो रहा है, इस वजह से प्रॉब्लम मैंने कराई। d की जगह x का कोफिशिएंट यहाँ 0 है तो d रहेगा, लेकिन d प्लस 0 लिख दे रहा हूं जिससे आपके दिमाग में रहे। d की जगह d प्लस 0, d डैश की जगह d डैश प्लस 1, d डैश की जगह d डैश प्लस 1, माइनस का 1 या 1 रहेगा तो पॉलिनोमियल जैसा काम करेगा। ये कितना हुआ बेटा? ये माइनस का 1 माइनस माइनस, -1 -1 -2 प्लस 2 से कैंसिल, क्या बचा? 1/d डैश कॉस ऑफ x प्लस का 2y प्लस e की पावर y 1/d स्क्वायर। ये क्या है? d। और ये क्या है? dd डैश। कटपिट तो नहीं रहा किसी से। ये हुआ माइनस का d, ये हुआ प्लस का d डैश, 1 से 1 कैंसिल। ये सामने आ गया पॉइंट। इसमें d डैश यहां मिल गया, मान लिया ये d डैश -1 होता। आपको पता है कॉस साइन बिना स्क्वायर के कंप्लीट नहीं होंगे, तो वहां अपोजिट साइन से मल्टीपल करते लास्ट में जाके। लेकिन आप सबको पता है 1/d डैश का मतलब है इंटीग्रेशन। किसके रेस्पेक्ट में? y के रेस्पेक्ट में। तो आप y के रेस्पेक्ट में इसका क्या कर दो? इंटीग्रेशन कर दो। क्या कर दो इसका? इंटीग्रेशन। तो कॉस का इंटीग्रेशन कितना हुआ? y के रेस्पेक्ट में साइन ऑफ x प्लस 2y। y का कोफिशिएंट कितना है? 2 होल अपॉन द 2। ये एक पार्ट यहां से हमने सॉल्व कर लिया। अब हमारे पास में क्या है?
ई की पावर वाई वाला प्रारूप है। कौन सा है हमारे पास? ई की पावर वाई वाला प्रारूप है। जब ई की वाले के वाई वाले प्रारूप में रखेंगे तो चेंज क्यों हो रहा है ये? एक मिनट रुक जाइएगा। चलो जो भी होगा, हम तो आगे बढ़ाएं इसे। तो ये कितना हुआ हमारे पास? प्लस, यहां साइनिंग आ जाएगी ई की पावर वाई इंटू 1 डी स्क्वायर माइनस का डी डी डैश माइनस का डी प्लस का डी डैश इंटू 1। एक काम कर सकते थे थोड़ा शॉर्टकट बनाने के लिए, तो मैंने ओरिजिनल फॉर्मूला बताया कि एफ ऑफ ए कॉमा बी क्या हो रहा है? 0। तो डी की जगह आता है डी प्लस का ए और डी डैश की जगह पे आता है डी डैश प्लस का बी। वही मैंने पूरा लिखा है। तो सामने वो बाहर निकल आया, अकेला कांस्टेंट बचा। कांस्टेंट का मतलब हो गया हमारे पास में होमोजीनियस, मतलब पॉलिनोमियल का नेचर। नीचे देखा कैसा है? नॉन होमोजीनियस। नॉन होमोजीनियस में मैंने आपको पॉलिनोमियल का नेचर बताया है। क्या बताया है? पॉलिनोमियल का नेचर। तो इसके 2-3 फंडे होते हैं हमारे पास में कि या तो इसे फैक्टर कर लो, फैक्टर करके सॉल्व कर लो, या फिर इसमें क्या कर दो? कॉमन ले लो। तो फैक्टर करने से हमें एक फायदा मिल जाता है कि इसका जो कैलकुलेशन बहुत बड़ा होने वाला है वो क्या हो जाता है? थोड़ा छोटा हो जाता है। तो अगर हम फैक्टर यही कर लें, क्योंकि ये ब्रैकेट जरूर पूरा 0 बना रहा है, लेकिन इसके फैक्टर कितने ब्रैकेट में हैं? 2 ब्रैकेट में है। या तो ये वाला ब्रैकेट इसे 0 बना रहा होगा, या ये वाला ब्रैकेट इसको 0 बना रहा होगा। दोनों ब्रैकेट कभी 0 नहीं बनाते उसे। एक ब्रैकेट जो 0 बनाता है, बस उसको क्या करो? उसको अप्लाई कर दो उसके अंदर, तो हमारे पास एक ब्रैकेट की क्या मिल जाएगी? मदद मिल जाएगी। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको बाद में जाकर इसका जो कैलकुलेशन आप देख रहे हैं सामने बोर्ड पर, ये अपने आप में काफी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि कैसा बन गया? पॉलिनोमियल का नेचर। और पॉलिनोमियल में हमें क्या करना पड़ेगा? इसका सबसे पहले फैक्टर करना पड़ेगा, तब जाकर दोनों फैक्टर्स को अलग अलग पॉलिनोमियल में क्या करते थे? बाइनोमियल बनाते थे। क्या करते थे? बाइनोमियल बनाते थे। यहां से फैक्टर हो जाएगा, डी कॉमन ले लो, डी माइनस डी डैश, यहां से -1 कॉमन ले लो, डी माइनस डी डैश। तो क्या बचेगा? डी माइनस डी डैश और ब्रैकेट में डी माइनस का 1। तो दोनों के साथ में आपको क्या करना पड़ेगा? अलग अलग मल्टीपल करके पॉलिनोमियल को बाइनोमियल के नेचर में ले जाके सॉल्व करना पड़ेगा। राइट? ये बात समझ में आ गई? तो 2 फंडे हैं। या तो इसको ऐसे सॉल्व कर रहे हैं तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। जब कभी भी 0 हो तो पहले क्या कर लो? इसके फैक्टर कर लो। फैक्टर के पता लगेगा पहला ब्रैकेट 0 बना रहा है या दूसरा 0 बना रहा है। 0 बना रहा है उससे पहले क्या करो? अलग कर दो। जो 0 नहीं बना रहा है पहले उसे सॉल्व कर लो, क्यों? ई की पावर ax प्लस बी वाई डायरेक्ट सॉल्व कर देती है। जब वो सॉल्व हो जाएगा तो उसे सॉल्व करने में थोड़ी ज्यादा आसानी हो जाएगी। तो मैं थोड़ा चेंज कर दे रहा हूं यहां पर। आपको पता लगा ये 0 बना रहा है, तो मैं से अभी बाहर नहीं निकाल रहा हूं, पहले फैक्टर कर ले रहा हूं। फैक्टर ऊपर लिखे हैं मेरे, डी माइनस का 1, डी प्लस 1 माइनस का डी डैश। अभी 1 रहने दो, ई की पावर वाई। अब इसमें ध्यान से कौन 0 बना रहा है? x का कोफिशिएंट 0 और y का कोफिशिएंट 1। तो d का मतलब 0, d डैश का मतलब 1। d का मतलब 0, ये तो 0 नहीं बना रहा है। d का मतलब 0, d डैश का मतलब ये 0 बना रहा है। जो 0 बना रहा है उसे बाहर करो पहले, उसको बाद में देखेंगे। इससे थोड़ा छोटा हो जाता है। और जो 0 नहीं बना रहा उसे अंदर ले आओ। इसमें लगा दो रूल, e की पावर ax प्लस बी वाई वाला। तो x का कोफिशिएंट a होता है, y का कोफिशिएंट b। x का कोफिशिएंट है नहीं तो वो 0, y का कोफिशिएंट रखा ही नहीं जाएगा, तो इसकी वैल्यू रखे कितनी आ गई? -1। तो पता लगा इसका डिनोमिनेटर 0 नहीं हो रहा है, इस वजह से इसमें ये यूज हो जाएगा +1 अपॉन डी माइनस का डी डैश प्लस का 1 अपॉन, थोड़ा देखो ब्रैकेट बच गया हमारे पास, डबल ब्रैकेट नहीं आया, ये हो गया माइनस, बाहर ले लो, इक्वल ऑफ द साइन ऑफ x प्लस का 2y होल अपॉन द 2 माइनस 1 अपॉन डी माइनस का डी डैश प्लस का 1
दोबारा देखा ये क्या बना रहा है, 0 0 बना रहा, अब बाहर निकालो। एक ब्रैकेट की मदद हो गई, बड़ा जरूर हो जाता है लेकिन ब्रैकेट की मदद हो जाती है। बाहर निकाल दिया तो d की जगह क्या आएगा, d प्लस 0, d डैश की जगह क्या आएगा, d डैश प्लस 1 प्लस का 1, और यहां क्या हो जाएगा, इंटू 1। कैलकुलेशन कर लिया, इससे पूरा नॉन होमोजीनियस रेडी हो जाता है इस प्रॉब्लम से। ये कितना हुआ, 1 से 1 कैंसिल, d माइनस का d डैश, नीचे वाला ब्रैकेट बताओ होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस। ये बताने में भी शर्म लगती है आपको, आपको अपने ऊपर शर्म नहीं आती। बताओ होमोजीनियस है नॉन होमोजीनियस, होमोजीनियस। तो होमोजीनियस वाला रूल लगाएंगे न कि नॉन होमोजीनियस वाला। होमोजीनियस में क्या बताया था पॉलिनोमियल में, d की हायर पावर कॉमन, और नॉन होमोजीनियस में क्या बताया था पॉलिनोमियल में, d मतलब सबसे लोअर पावर कॉमन। तो दोनों में अंतर है, तो आपने d की हायर पावर कॉमन ले ली, क्या बचा, 1 माइनस d डैश अपॉन d का होल ऑफ इनवर्स। इसे बाइनोमियल बना चुके हैं, इसे ओपन करते हैं, होल अपॉन द 2, एक ही बार ऑन हो जाएगा, 1 माइनस माइनस प्लस एंड सो ऑन द 1 अंदर जाएगा, बाकी सब क्या हो जाएंगे, 0। 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा x के रेस्पेक्ट में, x। लो भैया आंसर आ गया। तो लास्ट लाइन लिख दीजिएगा, मैं ज्यादा झुक नहीं पाऊंगा आज। रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज z बराबर CF प्लस PI। दोबारा सुन लीजिएगा, अच्छी प्रॉब्लम थी। CF तो आसान था, PI आ गया। 2 पार्ट थे, एक कॉस में एक d में, दोनों को अलग अलग कर लिया। कॉस का फंडा है, कॉस ऑफ साइन का d स्क्वायर की जगह माइनस a स्क्वायर, डी डैश की जगह माइनस AB, डी डैश स्क्वायर की जगह माइनस B स्क्वायर। d स्क्वायर की जगह पुटअप कर दिया, डी डैश की जगह पुटअप कर दिया। अकेले डी डैश में वैल्यू पुटअप हो गई नहीं, 1 में वैल्यू पुटअप होगी नहीं, कर दिया साहब। नीचे क्या बचा, 1 अपॉन d डैश। 1 अपॉन d डैश का मतलब इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू y, कर दिया। तो पहला पार्ट ब्रेक। e की पावर वाले पे आ जाओ, इसमें हमने कोएफिशिएंट रखे तो 0 मिला। तो हमने इसमें एक शॉर्ट ट्रिक बताई, पहले फैक्टर कर लो, अगर होते हैं तो, नहीं होते तो अलग बात थी। फैक्टर हो रहे हैं, देखो कौन सा ब्रैकेट 0 बना रहा है, ये दूसरे वाला, इसे बाहर कर दिया। ये 0 नहीं बना रहा है, इसे अंदर रहने दिया। e की पावर ax प्लस by से 0 नहीं बना रहा है, तो इसमें हमने रूल लगा दिया, रूल लग के ये सॉल्व हो गया। अब इसके पास केवल क्या बचा, एक ब्रैकेट जो 0 बना रहा है। 0 बनाने के लिए उसे बाहर निकालना पड़ेगा। जब इसे बाहर निकालेंगे तो d हो जाता d प्लस a, और d डैश हो जाता d डैश प्लस b। हो गया साहब। अब कुछ बचा नहीं, इसमें से इंटू 1 कर दिया दूसरा फंक्शन अपनी मर्जी से। बस 1 मतलब पॉलिनोमियल माना जाता है इसका नाम। नीचे देख लो होमोजीनियस या नॉन होमोजीनियस। अगर फैक्टर होमोजीनियस है तो d की हायर पावर कॉमन, अगर फैक्टर नॉन होमोजीनियस है तो सबसे लोअर पावर कॉमन विद साइन। होमोजीनियस है तो d की हायर पावर कॉमन ले ली, बाइनोमियल बन गया। बाइनोमियल ऑन किया, एक ही बार क्यों ऑन किया, कांस्टेंट है। कांस्टेंट का ना तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है, ना y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, क्यों 0 हो जाता है। तो 1 अंदर गया, बाकी ये 0 हो गए, 0 लिखते नहीं है। 1 अपॉन d, और 1 क्या है, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन ऑफ 1, कितना आ गया x। बस रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज z बराबर CF प्लस PI। अगर ये प्रॉब्लम कर ली तो आपने एक तरह से पूरा समरी रिवाइज कर लिया किसका, PI ऑफ नॉन होमोजीनियस। नोट कर लीजिए। और भाई बच्चे लोगों प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं, टाइम से आया करिए, और जो 15-20 मिनट आप लोग लेट आते हैं उसकी वजह से आगे वाली क्लासेस फिर 15 मिनट आधा घंटे बाद चालू करनी पड़ती है। बार बार चेता रहा हूं, समझ में नहीं आता टाइम से घर से चलने में क्या दिक्कत होती है। अब आप लोग 5-10 मिनट वेट करिए तभी चालू करेंगे। आज एक नया टॉपिक और ले रहे हैं आपका, मैट्रिक्स के साथ साथ में आज ट्रिग्नोमेट्री बोला था, है ना, लेकिन उसकी जगह एक नया पॉइंट दे रहे हैं आज। एक ही दिन का टॉपिक है वो, मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ वन वेरिएबल। एग्जाम में उसका एक रीजन है, आपका भी सिलेबस है, आपका भी है, आपका भी है, आपका भी, सभी का सिलेबस है। वो एक ही दिन का टॉपिक है, लेकिन वो हमारे IT जैम में भी है।
तो उनको भी कराना था, उनका पेपर आ गया है, तो उनका रिवीजन भी हो जाएगा, आपका भी हो जाएगा, तो एक ही दिन में कवर हो जाएगा। कल ट्रिग्नोमेट्री ले लेंगे फिर हम। आज ही चालू करेंगे वन वेरिएबल, मैक्सिमम मिनिमम आज ही समाप्त कर देंगे। अभी थोड़ी देर में पढ़ाएंगे मैट्रिक्स 10-15 मिनट के बाद, और उसके बाद पढ़ाएंगे 9:15 बजे के आसपास से मैक्सिमा एंड मिनिमा। कब तक? जब तक कि वो समाप्त ना हो जाए। आज तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तो आता ही है आपको, कहोगे उसे ले लेंगे अभी किसी दिन। सबसे ज़्यादा नंबर तो कौन बिगाड़ता है? डीसी बिगाड़ता है सबसे ज़्यादा नंबर सबसे ज़्यादा उसी में से आते हैं। तो भाई बच्चे लोगों, ये आप लोगों ने नोट कर लिया, वो बात तो दूसरे बच्चों से हो रही थी। सभी की बात समझ में आ गई? तो मेन मीनिंग क्या है? कॉन्सेप्ट को समझना, प्रॉब्लम को नहीं रटना है। अगर कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में है तो अपने कॉन्सेप्ट के साथ में चलिए, कभी भी गलती नहीं होगी। मैं ये मानता हूं, चाहे ऑब्जेक्टिव पेपर हो या सब्जेक्टिव पेपर हो, पेपर की ताकत होता है कॉन्सेप्ट। ये मान सकता हूं अगर कॉन्सेप्ट है आपके पास, शायद आप टॉप 10 में ना हो, इन टॉप 50 में जरूर होंगे, और उस समय जरूर होंगे जब पेपर बहुत मूवमेंट करता है, उस समय भी आपका सिलेक्शन होगा। बिकॉज आपके पास क्या है? कॉन्सेप्ट। जैसे टीवी में आता कि मेरे पास क्या है? मां है, वैसे आपके पास एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, मेरे पास क्या है? कॉन्सेप्ट है। जब कॉन्सेप्ट है तो कोई रोक नहीं सकता आपके पेपर को। आते हैं वापस। यहां संभाल के करना होता है नॉन होमोजीनियस के पीआई को, कि उसका सीएफ बहुत आसान है। नॉन होमोजीनियस का एक ही लाइन में सीएफ का आंसर आ जाता है। अब 2-3 प्रॉब्लम घर के लिए दे रहा हूं, कल मेरे से चेक करा लेना, क्यों उसमें उम्मीद है आंसर गलत होगा आपका। माइनस का 3D प्लस का 3D डैश, दिस इज द होमवर्क। XY प्लस e टू द पावर ऑफ x प्लस का 2y। दूसरा d स्क्वायर माइनस d डैश स्क्वायर प्लस d प्लस 3d डैश माइनस का 2 होल ऑफ z e की पावर x माइनस वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई। प्रॉब्लम नंबर 3, अगर इनमें गलती नहीं की तो आप मास्टर बन जाएंगे टॉपिक की। डी स्क्वायर माइनस डी डी डैश माइनस 2d डैश स्क्वायर प्लस 2d प्लस 2d डैश होल ऑफ z इक्वल ऑफ द e की पावर 2x प्लस 3y, पहला फॉर्मूला, प्लस साइन ऑफ 2x प्लस y, दूसरा फॉर्मूला। एक ही प्रॉब्लम में 3 फॉर्मूले काम कर रहे हैं, e की पावर वाला, साइन वाला, पॉलिनोमियल वाला। ये 3 प्रॉब्लम मैंने जानबूझ के दी हैं आपको, तो आज काफी समय आपको समझाने में चला गया। क्या करूं, जब जवाब नहीं मिलता है तो फिर गुस्सा आने लगती है कि क्यों समय पास कर रहे हो ऐसे ही। इट इज क्लियर? तो इसे आप कंप्लीट करके लाएंगे घर से। कल मुलाकात करेंगे इसी टॉपिक के साथ। कल ये समाप्त हो जाएगा, समाप्त तो आज ही होना था, अगर वो 15 मिनट उसमें न जाते तो कल ये समाप्त हो जाएगा। उसके बाद नया टॉपिक इसमें आ जाएगा हमारे लिए, जो थोड़ा खतरनाक होगा, स्पेशल फंक्शन। ऑनलाइन वालों के लिए फिर नमस्कार, बाय बाय।